नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेशन गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेक सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग ट्रांसफार्मर के इंट्रोडक्शन के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। जानेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर के ऐसे क्या क्या गुण हैं, या ट्रांसफार्मर का जो भी हम लोग डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसका टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का सर्किट सिंबल कैसा होता है। डिफरेंट वेरिएबल को आज हम लोग जानेंगे कि जो ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है वो क्या क्या होता है। तो आज के पूरे लेक्चर में हम लोग एक ट्रांसफार्मर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसको डिफाइन कर दूं कि ट्रांसफार्मर, अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, ये भी जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ट्रांसफार्मर हमारा एक स्टैटिक डिवाइस होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या होता है कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है। अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, जो एक जगह कहीं स्थिर हो, स्थैतिक जिसको बोल सकते हो, और डिवाइस मतलब युक्ति जिसको बोलते हो। तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में बन जाता है कि बाकी जगह हम मशीन की चर्चा करते हैं लेकिन ट्रांसफार्मर को हम डिवाइस क्यों बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं मशीन और डिवाइस में आपको एक डिफरेंस देखने को ज़रूर मिलेगा, तभी तो यही रीज़न है कि इसको हम डिवाइस बोल रहे हैं। तो आज मैं आपको वह जो दिमाग में क्वेश्चन बनते हैं उसको भी दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को मशीन तब बोलते हो जब उसके अंदर रोटेटरी पार्ट मौजूद होता है। जब आप मशीन कब बोलोगे उसे, जब उसके अंदर रोटेटरी पार्ट मौजूद होता है, घूमने वाले भाग होते हैं या मूवेबल पार्ट होते हैं, सचल पुर्जा उसमें उपस्थित होता है, तब तो आप उसको मशीन बोलेंगे। अगर नहीं है, कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है, सचल पुर्जा नहीं है, घूमने वाला भाग नहीं है, मूवेबल पार्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइस बोलते हैं। यही रीज़न है कि ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। यही रीज़न है कि इसको हम क्या बोलते हैं, मशीन ना बोल करके क्या बोलते हैं, डिवाइस बोलते हैं। तो जब भी आप ट्रांसफार्मर को डिफाइन करते हो तो आप क्या बोलोगे कि ट्रांसफार्मर हमारा एक स्टैटिक डिवाइस होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस होता है जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ को स्थानांतरित करता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आपको दिमाग में बनता है। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे भी जा चुका है कि ट्रांसफार्मर में जो हमारा फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, वो नियत होती है। आवृत्ति क्या होती है, नियत होती है। तो आप ट्रांसफार्मर को बहुत ही साधारण तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस होता है जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूं कि इसको कैसे आप डिस्क्राइब करोगे। ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस होता है जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट करने वाली दो तथ्य हैं। एक तो हमारा क्या है, स्टैटिक डिवाइस, ये दिमाग में जरूर बैठाना है। और दूसरा क्या है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। दूसरा हमारा क्या है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है, वह कांस्टेंट होता है। तो यह कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जरूर दिमाग में रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर नियत आवृत्ति पर ही काम करता है। ये दिमाग में आप जरूर दिमाग में बैठा कर रखिएगा क्योंकि ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस होता है जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। ये हमारा डिटेल डिस्क्रिप्शन हुआ, या जो ट्रांसफार्मर को आप डिस्क्राइब कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है वह डीसी पर कार्य नहीं करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, केवल एसी पर ही कार्य करता है। ट्रांसफार्मर केवल एसी पर कार्य करता है, केवल एसी पर
कार्य करता है। डीसी पे क्यों नहीं करता है, इसको जब मैं वर्किंग इसका बताऊंगा तब आपको समझाऊंगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वह हमारा मैग्नेटिकली कपल्ड होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, आइसोलेट होता है। इट मीन्स यह चुंबकीय तरीके से तो जुड़ा होता है, लेकिन विद्युत तरीके से यह पृथक होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसफार्मर मैग्नेटिकली कपल्ड होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होता है। आइसोलेट मतलब पृथक। यह मैग्नेटिकली कपल्ड तो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकली हमारा कैसा होता है, यह आइसोलेट होता है। एक चीज़ें और है कि ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज का स्टेप अप स्टेप डाउन बड़े आसानी से कर सकता है। इट मीन्स ट्रांसफार्मर वोल्टेज का या वोल्टेज को स्टेप अप वोल्टेज को स्टेप डाउन बहुत ही अच्छे ढंग से यह कर सकता है। तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप और वोल्टेज को स्टेप डाउन सुगमता से कर सकता है, सुगमता से कर सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म ये भी होता है, एक हमारा टर्म आता है पर यूनिट इम्पीडेंस। पर यूनिट इम्पीडेंस, तो ट्रांसफार्मर की खास बात क्या होती है कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी का जो पर यूनिट इम्पीडेंस होता है, पर यूनिट इम्पीडेंस होता है, वो हमारा क्या होता है, समान होता है। पर यूनिट इम्पीडेंस क्या होता है, समान होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसफार्मर का पर यूनिट इम्पीडेंस प्राइमरी और सेकेंडरी में, मैंने क्या बोला, ट्रांसफार्मर का पर यूनिट, या इस तरह से लिख सकते हो, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी का पर यूनिट इम्पीडेंस समान होता है। समान होता है। पर यूनिट इम्पीडेंस क्या होता है, समान होता है। एक चीज़ और है कि ट्रांसफार्मर में कोई भी हमारा मूविंग पार्ट नहीं होता है, कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता है, सचल पुर्जा नहीं होती है, जिसकी वजह से इसको किसी या कोई विशेष अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही रीजन है कि इसको एक विशेष अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट क्या होता है कि ट्रांसफार्मर हमारा एक स्टैटिक डिवाइस है। इट मीन्स इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। यदि कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है तो कोई भी रोटेशनल या मैकेनिकल लॉस यहाँ पर नहीं हो रहा है, कोई भी रोटेशनल लॉस नहीं होगा। तो सभी ये लॉसेस से क्या हो गया, इसमें ये वंचित रह जाता है। इसमें कोई भी लॉसेस नहीं होती है, कोई भी मैकेनिकल या मूविंग लॉसेस जिसको बोल सकते हो, रोटेशनल लॉस बोल सकते हो। इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है क्योंकि स्टैटिक डिवाइस है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो भी रोटेशनल लॉसेस होते हैं वो हमारा क्या है, वो हमारा इसमें नहीं होता है। यही रीज़न है कि इसकी जो इफिशियंसी होती है, दक्षता होती है, वह बाकी मशीनों की तुलना में वह बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी दक्षता 90 से 98% तक होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट कभी कभी आपसे पूछ लेता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता, जिसको हम क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं, 90% से 98% तक होती है। 98% तक होती है।
ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, जिससे रोटेशनल लॉसेस वो हमारे क्या हो जाते हैं, कोई नहीं होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उसमें कोई मौजूद रोटेशनल लॉसेस होता ही नहीं है, जिसकी बदौलत इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, अन्य जो भी हमारे इलेक्ट्रिक मशीन जो भी अन्य हैं उनकी तुलना में इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। बाकी मशीन में आप देखोगे कि वहाँ पर रोटेटिंग पार्ट मौजूद होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर रोटेशनल लॉसेस, मैकेनिकल बहुत सारे लॉसेस वहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं, जिसकी वजह से अन्य मशीनों की जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी कम होती है, किसकी तुलना में, ट्रांसफार्मर की तुलना में। और यहाँ पर ट्रांसफार्मर में ऐसा कोई मूविंग पार्ट नहीं है, जिसकी वजह से रोटेशनल लॉसेस हमारा क्या है, इसमें नहीं होते हैं। यही रीज़न है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता अन्य मशीनों की तुलना में काफ़ी उच्च होती है, अधिक होती है। चलिए, अगर मैं एक ट्रांसफार्मर का अगर यहाँ पर मैं एक आपको डायग्राम यहाँ पर आपको बनाकर यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये भी बताने की यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से यह ट्रांसफार्मर हमारा कैसा है, मैग्नेटिकली कपल्ड है और इलेक्ट्रिकली कैसा है, आइसोलेट है। चलिए, ये ट्रांसफार्मर का ये पूरा कोर है, और ये जो पतली पतली पत्तियों में इसके आयरन कोर को हमने क्या किया है, काटा हुआ है। इसे हम टेक्निकल वर्ड में लेमिनेशन बोलते हैं। इसको हम टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं, लेमिनेशन। तो ये लेमिनेशन क्यों किया जाता है, तो लेमिनेशन इसलिए किया जाता है ताकि ईडी करंट लॉस को हम क्या कर सकें, कम कर सकें। ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लेमिनेशन का प्रयोग यहाँ पर हम करते हैं। यह हमने एक आपको ट्रांसफार्मर बनाकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका प्राइमरी और सेकेंडरी किसको बोलते हैं, कौन सा प्राइमरी कहलाता है और कौन सा सेकेंडरी कहलाता है। ये हमारा एक ट्रांसफार्मर का डिटेल कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर आपको मैं दिखाया हूँ कि ये जो हमारा क्या है, आयरन कोर है। आयरन कोर का उपयोग क्यों करते हो, ताकि जो भी हमारा इस वाइंडिंग से हमारा फ्लक्स जनरेट हुआ है उसको एक मैग्नेटिक पाथ मिल सके। वह मैग्नेटिक पाथ कौन प्रोवाइड कराता है, यही आयरन कोर को प्रोवाइड कराता है। आयरन कोर को हम लेमिनेट करके रखते हैं। लेमिनेशन क्यों करते हैं, ताकि आपका ईडी करंट लॉस हमारा क्या है, कम हो जाए। तो ये ट्रांसफार्मर का हमारा क्या है, डिटेल हमारा आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। इसमें जो देख रहे हो, जो साइड हमने सप्लाई दिया हुआ है, जिस वाइंडिंग के थ्रू हमने क्या किया है, जिस कॉइल में या जो भी कॉइल सोर्स से एनर्जी क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल, या उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, या सिंपली हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी बोलते हैं। और जो कॉइल आप देख रहे हो, जिस कॉइल से लोड जुड़ा है, कौन जुड़ा है, लोड जुड़ा है, जिस कॉइल से लोड जुड़ा है, जिस कॉइल से लोड जुड़ा है और लोड को एनर्जी डिलीवर करता हो, मतलब जो कॉइल लोड से जुड़ा हो और लोड को एनर्जी डिलीवर करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल या सेकेंडरी वाइंडिंग, या सिंपल या साधारण भाषा में उसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी बोल सकते हैं।
तो यह आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने दो वाइंडिंग का प्रयोग किया। एक वाइंडिंग हमारा प्राइमरी वाइंडिंग कहला रहा है, दूसरा हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग किसको बोलते हो? जो हमारा सोर्स से कनेक्टेड है। और सेकेंडरी वाइंडिंग किसको हम बोल रहे हैं? जो हमारा क्या है? लोड से कनेक्टेड है। आप देख रहे हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तो है इनके बीच में, लेकिन यहाँ पर दोनों एक साथ कंबाइंड इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, यह इलेक्ट्रिकली आइसोलेट हैं, लेकिन मैग्नेटिकली कैसे हैं? कपल्ड हैं। आप देख रहे हो प्राइमरी का कनेक्शन इधर है, सेकेंडरी का इधर है। इट मीन्स ये इलेक्ट्रिकली तो कनेक्टेड नहीं है, ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेट हैं, लेकिन मैग्नेटिकली ये आपको कपल्ड है, क्योंकि प्राइमरी में जो आपका फ्लक्स उत्पन्न हुआ है वह कोर के थ्रू चलते हुए सेकेंडरी को भी लिंक कर रहा है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है वह मैग्नेटिकली क्या होता है? कपल्ड होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकली हमारा कैसा होता है? वह आइसोलेट होता है। अगर मैं इस ट्रांसफार्मर के सर्किट सिंबल की बात करूं तो जरा ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर का सर्किट सिंबल ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, सर्किट सिंबल ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अगर मैं सर्किट सिंबल की बात करूं, दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का सर्किट सिंबल कैसा होता है, तो आप पाएंगे कि उसका सर्किट सिंबल इस प्रकार से होता है। इसको मैं प्राइमरी का टर्न बोल रहा हूँ, इसको मैं सेकेंडरी का टर्न बोल रहा हूँ। यह कॉइल फर्स्ट है और यह कॉइल सेकेंड है। तो अगर मैं इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ तो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कॉइल फर्स्ट जो सोर्स से एनर्जी को रिसीव करता है उसको हम प्राइमरी कॉइल या प्राइमरी वाइंडिंग या सिंपली प्राइमरी कहलाता है। और कॉइल सेकेंड जो लोड से जुड़ा होता है और लोड को एनर्जी डिलीवर करता है उसे हम सेकेंडरी कॉइल या सेकेंडरी वाइंडिंग या सिंपली सेकेंडरी उसको कहते हैं। इस सर्किट सिंबल में आप देख रहे हो कि दो वर्टिकल बार्स हैं, दो वर्टिकल बार्स। ये दो वर्टिकल बार्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो सर्किट में दो वर्टिकल बार्स वाइंडिंग के बीच टाइट मैग्नेटिक कपलिंग को दर्शाते हैं। मैंने एक बार फिर से जिक्र कर दूं कि इस सर्किट सिंबल में जो दो वर्टिकल बार लगे हुए हैं वह बाइंडिंग के बीच टाइट मैग्नेटिक कपलिंग को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ने डिटेल देखा कि एक ट्रांसफार्मर कैसा होता है, देखने में कैसा होता है, प्राइमरी वाइंडिंग किसको बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग किसको बोलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो जो वीपी है वो हमारा एसी सप्लाई वोल्टेज है, और आईपी क्या है? प्राइमरी का करंट। ईपी क्या है? प्राइमरी का इंड्यूस वोल्टेज। एनपी क्या है? प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स। एनएस क्या है? सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स। ईएस क्या है? सेकेंडरी का इंड्यूस ईएमएफ। और आईएस क्या है? आईएस हमारा सेकेंडरी का आपको क्या है? करंट है, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फ्लो कर रही है करंट वो है। और बीएस क्या है? लोड के क्रॉस का वोल्टेज है। इसी प्रकार से फ्लक्स हमारा क्या है? ये जो हमारा फाई वो हमारा क्या है? कोर में प्रवाहित होने वाला फ्लक्स है। तो ये डिफरेंट वेरिएबल हैं। इन सभी को हम जब इसके वर्किंग को समझेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल को, तो एक बार पुनः मैं इस कंस्ट्रक्शन को डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से यह ट्रांसफार्मर आपका क्या है? वर्क कर रहा है। तो आज के लेक्चर में मैं बेसिक एक इंट्रोडक्शन आपको दिया हूं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी ट्रांसफार्मर को आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है और ट्रांसफार्मर का वर्किंग कैसे होता है, कैसे ये काम करता है। ये दो टॉपिक को मैं डिटेल तरीके से जिक्र करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।